तो पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। कभी अमेरिका उसका महरम होता है या तो कभी चाइना उसका महरम होता है। 100 स्पीचेस निकाल के देख लें जो पाकिस्तानी लीडर्स ने इंटरनेशनल फोरम पे, उनके पास एक ही टॉपिक होती है, इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा वेयर, बट हाँ, इंडिया में बाद लोग कहेंगे उसे वी डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। मैं कहता हूँ इतना केयर करते हैं इंडियंस अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन द वेस्ट की हद ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर अगर गोरा कुछ तारीफ कर दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ सिक्योरिटी क्राइसिस और क्राइसिस और तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, और जिसको लेकर आए दिन चर्चा बनी रहती है और काफी चर्चा होती है कि क्या होना चाहिए, क्या वे आउट है, किस तरह से पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। इसी सब के बीच हाल ही में जाने माने ऑथर और कॉलमनिस्ट चेतन भगत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ये सही समय है कि भारत को पाकिस्तान को अपनी मदरलैंड इंडिया के साथ रीयूनिफाइड हो जाना चाहिए। इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुक्तिदार खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आपने समय दिया और एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर खान कि हाल ही में जिस आर्टिकल की बात की है चेतन भगत के, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख लिखा था और उन्होंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान को अपनी मदरलैंड इंडिया के साथ रीयूनिफाइड हो जाना चाहिए, क्या इस पे उन्होंने काफी बड़ा आर्टिकल लिखा है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस तरह के जो स्टेटमेंट, इस तरह की जो प्रपोजिशंस होते हैं हमारे सो कॉल्ड इंटेलिजेंस की तरह, जो क्या कहें, बुद्धिजीवी कहना चाहिए या फिर इंटेलेक्चुअल्स कहना चाहिए, उनकी तरफ से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा था, मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ के फिर आई मूव्ड ऑन। आई हैड नॉट रेड दैट। फिर आपका जब टेक्स्ट आया तो फिर उसके बाद मैंने उसको पूरा पढ़ा। बट आई डोंट नो, जब मैं इंडिया में वी वर ग्रोइंग अप, हम पीजी वुडहाउस की किताबें पढ़ते थे। एक ब्रिटिश ऑथर है जो 1930s वगैरह में लिखा था। काफ़ी मज़ाहिया किताबें होते थे, और उसमें एक लड़की थी जो कहती थी कि द स्टार्स और गॉड्स डेजी चेन। तो मुझे उस तरह का ये विम्सिकल आर्टिकल लगा उसमें। बट जब मैं उसको पूरी तरह से पढ़ा तो आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या इंडिया में जो अंग्रेजी में लिखते हैं, क्या उनको हिंदी नहीं आती? क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्टिकल इज अबाउट अखंड भारत। सो दिस आइडिया ऑफ रीयूनिफिकेशन तो हमेशा से है, रोज बात चलते रहती है। कोई ना कोई पंडित, कोई ना कोई आरएसएस का बंदा इस बात को लेकर कहता है कि 15 साल में अखंड भारत हो जाएगा। प्रेडिक्शंस हो रहे हैं कि 25 साल में हो जाएगा। खुद मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हो सके तो हम उससे जल्दी कर लेंगे 10 साल में। तो ये बातें ऑफ रीयूनिफिकेशन ऑफ द एंटायर साउथ एशिया तो रोजमर्रा होते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज न्यू अबाउट दिस, कि सिर्फ दूसरा लफ्ज इन्होंने यूज किया अखंड भारत के बजाय रीयूनिफिकेशन। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि अगर वो सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं कि दिस इज अ लेस अग्रेसिव मूव, अखंड भारत एकदम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट अग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, वेर एज रीयूनिफिकेशन तो जर्मनी ने भी किया। रीयूनिफिकेशन इट्स सच अ पॉजिटिव लिबरल टर्म। और सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। देखिए, अगर इतनी म्यूचुअल हेट्रेड जो इंडिया पाकिस्तान में आजकल बढ़ गई है, और पार्टली बिकॉज ऑफ आई थिंक 26/11 के बाद से ये बढ़ गई है हेट्रेड की वजह से, तो मुझे लगता है कि दिस वाज पॉसिबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, के एक इकोनॉमिक यूनियन बना लेते।
तो सो एक काइंड ऑफ रीजनल रीयूनिफिकेशन की पॉसिबिलिटी सीरियसली हम लोग सोच सकते थे। थोड़े बहुत लीक्स किए हैं। जनरल बाजवा ने किसी एक उनका कोई दोस्त है जो उनके आजकल आर्टिकल्स उनके लिए लिखता है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर जनरल थे बाजवा, ही हैड डन अ स्टडी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़ जाता है तो कितना फायदा हो सकता। तो बोथ कंट्रीज विल बेनिफिट फेनोमिनली। खासतौर से जो कल्चरल इंडस्ट्री है तो उसकी तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। खुद पाकिस्तानी टेलीविज़न, इंडियन सिनेमा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह तो काफ़ी बढ़ सकती। सो देयर इज़ एन ए न्यू लिबरल इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट फॉर रीयूनिफिकेशन। लेकिन उसके लिए 2-3 ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ रिलीजियस पॉलिटिक्स कम हो और एजुकेशनल लेवल्स बढ़ जाए across the board. So we are talking of not just literacy levels are above 95-98%, but also people are going to higher education, college educated लोग जो understand करते हैं the benefits of economic integration. तो उस context में हम बात कर सकते हैं reunification. लेकिन उसमें उन्होंने एक सर्वे कोट किया which I found very interesting. तो मैंने वो उनके ट्विटर से लेके पढ़ा था। सो आई वाज रीडिंग द फोटोग्राफ ऑफ हिज प्रिंट। तो मुझे पता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक में उन्होंने लिंक दिया या नहीं दिया उस सर्वे को, लेकिन उसमें कहते हैं कि 44% इंडियंस स्टिल फेवर द आइडिया ऑफ रीयूनिफिकेशन। इट वाज एन इंटरेस्टिंग सर्वे। मुझे दो सवाल मेरे दिमाग में आए उस सर्वे को लेकर कि हाउ मेनी ऑफ देम आर बीजेपी वोटर्स, कि वो 44% जो रीयूनिफाई, बिकॉज इट कैन मीन मेनी डिफरेंट थिंग्स ना। फिर एक ये है, और दूसरी बात ये है कि सर्वे इंग्लिश में हुआ या हिंदी में हुआ, और फिर वो 44% में व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वोट बाय इंडियन मुस्लिम्स, क्या वो भी रीयूनिफिकेशन चाहते हैं या नहीं। वो दो सवाल मेरे दिमाग में आए थे। So maybe if I can find a survey, I will take a look at it. एनीवेज एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हाल ही में आरएसएस के एक लीडर हैं कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने ये कहा कि भारत को चाहिए कि अगर जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त तो उसको वीट एड देनी चाहिए। ऐसा उनका बयान उस वक्त आया जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई मदद मांगी नहीं गई है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सोच है कि हमें अपने दुश्मन मुल्क की तरफ उसके साथ रहम या फिर मिलनसार होने की जो कोशिश है, उसकी वजह से आजादी के बाद भारत को कई बार बड़े नुकसान झेलना पड़े हैं? देखिए, ये बात मैंने भी की है। तो कुरान में एक आयत है विच सेज कि अगर आप इफ यू रेस्पॉन्ड टू इविल विद गुड, अगर आप बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, तो जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है। तो एट ए स्मॉलर लेवल इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट दिस टाइम। देखिए, जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडिया वाज द फर्स्ट टू रीच आउट टू हेल्प टर्की। मतलब इतनी बड़ी कंटिजेंट, मैंने वो फोटो देखा जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रिसीविंग, जो टर्की गए थे इंडिया का डेलीगेशन, काफ़ी मुझे लगता है कि सौों से ज़्यादा लोग थे। विद इन 48 आवर्स इंडिया वहाँ पहुँच गया एंड इंडिया प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ एड। और ये इसके बावजूद कि पिछले 2-3 साल में टर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब अर्दोगान, उन्होंने इंडिया के खिलाफ काफ़ी रेटोरिकल बातें की कश्मीर को लेकर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक दैट टर्की की जो हॉस्टिलिटी बढ़ रही थी इंडिया के तरफ, इट वाज नॉट लिमिटेड टू रेटरिक, बल्कि शायद टर्किश इंटेलिजेंस ने शायद कुछ ऑपरेशंस करने की कोशिश भी की इंडिया में। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे वर ट्राइंग टू डू। लेकिन जब इमरान खान प्रेसिडेंट थे तो रजब अर्दोगान और इमरान खान वेर मेकिंग ऑल दिस एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, लेकिन उसके सारे चीज़ों के बावजूद इंडिया वाज हेल्पिंग। हाँ, टर्की के साथ जंगें नहीं हुई, मतलब दिस वाज अ very small level, but at that level we did go and help them, or so that is an example that is good. दूसरी चीज ये है कि देखिए इंडिया मतलब खुदा के फजल से इज डूइंग phenomenally well, और इट्स ए नेबर। इंडिया की खुद जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नेबर्स फर्स्ट वाली फॉरेन पॉलिसी है।
उसको अभी रिसेंटली जयशंकर साहब ने दोहराया व्हेन ही वाज डूइंग हिज इंटरव्यू विद एएनआई कि वी हैव ए नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। तो ये भी नेबर है। दूसरा, इंडिया वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। पाकिस्तान ग्लोबल नॉर्थ में तो नहीं है। तो और फिर दूसरी बात है कि अभी जो G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट हुई, उसमें ये बात बार बार की गई जो कि क्लाइमेट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे जो मुल्क सफ़र होते हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करें। देखिए, ये क्लाइमेट का मुद्दा इतना बड़ा होते जा रहा है बस कि इट इज़ गोइंग टू मेक बॉर्डर्स मीनिंगलेस। ये जो बॉर्डर्स है वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएंगे। पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत रैपिडली हो सकता है। तो एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग कि पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल में 2 बार फ्लड्स आ चुके हैं, अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डू। अब असल जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज़ कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही नैरो माइंडेड है। दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। वो ऐसा जीते हैं जैसा कि इंडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज लाइक सेइंग कि आप एक अपने पड़ोसियों ऐसा जीते हैं कि आपको अपनी पड़ोसी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज अजम्पशन, स्पेशली ए मुल्क जो हमेशा से डिपेंडेंट रहा है ऑन अदर्स। मतलब जैसे इंडिया में आत्मनिर्भर ताकि एक इट इज ए गोल बाय इटसेल्फ ना। आप ये कभी इस तरह की बातें नहीं सुनते पाकिस्तानी लीडर्स से अबाउट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। बस वो यही ढूंढते रहते कि अगर इनसे मैं फ्री हो जाऊं तो फिर किसी और को किस ढूंढ लिया। मैं मजाक से कहता हूं कि इस्लामिक शरिया में एक लफ्ज है कॉल महरम कहते हैं, where women can't go out without an attendant male, बेटा, भाई या फादर। तो पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। कभी अमेरिका उसका महरम होता है या तो कभी चाइना उसका महरम होता है। तो वो बगैर महरम के मतलब बुरखे में बैठ के निकल जा सकते थे, बट they want somebody adult to be with them in the international arena। तो अगर उनकी लीडरशिप, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि अगर उनकी लीडरशिप एक कदम उठाती है इंडिया के तरफ, इंडिया विल टेक 2 स्टेप्स। आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, सो ही विजिटेड पाकिस्तान। 2015 में वो वहां पे गए थे। एब्सोल्युटली। और हाँ, सो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए, गिवन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, मिसाल देता हूँ मैं, अगर हमास से अगर पीस डील कर लेती है इसराइल, तो सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड विल एक्सेप्ट इट बिकॉज दे आर डीलिंग विद द मोस्ट रेडिकल पोजीशन इन द पैलेस्टीनियन पोजीशन। तो जब अगर एक बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान के साथ कोई डील करता है, तो आई कैन अश्योर यू मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया will accept that deal as opposed to say अगर राहुल गांधी या कोई कांग्रेसी या कोई थर्ड पार्टी का लीडर अगर इस तरह के मूव्स, आई डोंट थिंक दे विल इवन फील दैट कॉन्फिडेंस बीजेपी के लीडर्स बताते हैं इन रीचिंग आउट टू पाकिस्तान, बिकॉज उनके खिलाफ जो एक्यूजेशंस नहीं लगा सकते जो आप कांग्रेस के लीडर्स या दूसरों के खिलाफ लगा सकते हैं। सो दिस इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि अगर बीजेपी जीत जाती है विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 2024, तो उसके बाद देयर विल बी ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिकंसाइल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। जी हाँ। डॉक्टर खान, मेरा एक सवाल ये है कि जो अभी जो मौजूदा पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना और मिलिट्री प्रेशर के ऊपर बनाए रखना व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, और जिस तरह से पूरे अब अभी पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई है, आपको क्या वो वाकई में सही लगती है जो अभी फिलहाल पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ भारत की? इट्स अ टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है। देखिए, तो अगर आपने मिसाल के तौर पर आप पिछले 100 स्पीचेस निकाल के देख लें जो पाकिस्तानी लीडर्स ने इंटरनेशनल फोरम पे, उनके पास एक ही टॉपिक होती है, इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर। इनफैक्ट मेरे ख्याल से, मैं मुझे याद नहीं आ रहा वेयर, बट
उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अभी मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ 2023 में फिर वही मुद्दा उठाकर कश्मीर का। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ। तो उन्होंने 2023 में भी बिलावल भुट्टो ने ही रेज द इश्यू ऑफ कश्मीर। तो द पॉइंट इज कि अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसा इंडिया ने नेपाल को, बांग्लादेश को, सेनेगाल, मॉरिशस को दावत दी कि आप आए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेते तो आई गारंटी यू वो फ्लड्स का मसला छोड़ देते, फाइनेंस सारी की सारी G20 में अगर वो आ जाते ना तो उनको कितना चांस मिल जाता टू मेक देयर केस टू G7 के हमारे तरफ फाइनेंशियल जो मसाइल हो रहे हैं उसको हल कर, वो सब छोड़ के वो कश्मीर का मुद्दा लेके शुरू हो जाते टॉपिक से हटकर। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया बेजार हो गया है लिटरली। तो जब भी वो कश्मीर का मुद्दा, दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ जेन्युइन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हो रहा था ना काफी सीरियसली, वी हैव सीन दिस, मतलब इंडिया के पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ। सो द इंडियन गवर्नमेंट मुझे लगता है कि वाज फ्रस्ट्रेटेड कि जब वेस्ट पे टेररिज्म होता है तो वेस्टर्न कंट्रीज कितनी अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने खुद इराक को और अफगानिस्तान को तकरीबन 20 साल तक ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इंडिया फील्स के जब इंडिया बिकम्स अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन, और इंडिया को उतना सिंपैथी या सपोर्ट नहीं मिल रही दुनिया से जितना वेस्ट डिमांड करती है व्हेन इट बिकम्स द टारगेट ऑफ टेररिज्म। तो इंडिया में ये मतलब फॉरेन पॉलिसी में ये दिस बिकेम बिग एजेंडा टू टेल द वर्ल्ड दिस स्टोरी के देखो हम वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आवर नेबर जो इतना ज्यादा टेररिज्म करता है। एंड जैसा जैसा इंडिया की इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ते गया, क्लाउड बढ़ते गया, कैपेबिलिटीज बढ़ते गई, देन इंडिया हैज स्टार्टेड बेसिकली मूविंग अवे, पाकिस्तान को कोने में ढकेलना शुरू कर दिया उसकी सिग्निफिकेंस। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि यू कैन सी के जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल नेचुरल एलाइज है मुस्लिम कंट्रीज जैसा सऊदी अरेबिया को ले लें आप, खासतौर से सऊदी अरेबिया की इतनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी कि जब जियाउल हक प्रेसिडेंट बनने से पहले आपको पता है ही वाज पोस्टेड इन रियाद as with a huge contingent of Pakistani troops as protector of Saudi Arabia। तो इस तरह के ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसा कि ये सारे मुस्लिम मुल्क एटलीस्ट गल्फ के हद तक टू ए ग्रेट एक्सटेंट इंडोनेशिया को भी ले ले आर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रेड वगैरह में तो बहुत ज्यादा दोस्ती है, बट ईस्ट में भी अगर आप इंडोनेशिया को ले लें और मलेशिया को, मैं जब अनवर साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने अभी मलेशिया के, अनवर इब्राहिम, तो मैं उस पर एक छोटा सा शो किया था। सो आई वाज लुकिंग फॉर ए गुड फोटोग्राफ ऑफ हिज थंबनेल के लिए, तो मुझे मोदी जी के साथ उनके कई फोटोग्राफ नजर आए। सो यू कैन सी के ईस्ट में भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वेस्ट में, क्योंकि हम बांग्लादेश के भी ताल्लुकात इंडिया से बेहतर है जी पाकिस्तान। क्योंकि डॉक्टर खान सब जानते हैं और आज के जमाने में तो सब समझ गए हैं कि कोई भी कंट्री रिलीजन की वजह से तो नहीं चल सकती, सबको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे डॉक्टर खान ये है कि सिंस पाकिस्तान इज फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, देयरफॉर आपको नहीं लगता कि ये एक सही अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस ले लिया जाए? और क्योंकि ये एक लीगली तो इंडिया की है और 1994 का पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी है टू ब्रिंग इट बैक, तो आप क्या कहते हैं इस पर? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन विदाउट अ फाइट, ठीक है। तो इंडिया हैज टू रियलाइज कि डज इट वांट टू गेट इनटू अ फाइट। और आपको पता है कि अगर आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ओलफ शूल्स और नरेंद्र मोदी के साथ, तो उसमें ओलफ शूल्स ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि यू कैन नॉट एक्सपैंड योर बॉर्डर्स यूजिंग वॉर। इंटरनेशनल ओपिनियन इंडिया के एकदम खिलाफ हो जाएगा, बहुत ही, इफ इंडिया स्टार्ट्स अ वॉर ऑफ एनेक्सेशन। तो हाँ, इंडिया में बाद लोग कहेंगे उसे वी डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। मैं कहता हूँ इतना केयर करते हैं इंडियंस अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन द वेस्ट की हद ही नहीं।
सबसे ज्यादा अगर अगर गोरा कुछ तारीफ कर दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कल कोई छोटा सा अखबार डैलस में यहाँ पे किसी गांव का अखबार अगर कह दिया मोदी इज द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, देखना वो हर जगह छप जाएगा इंडिया में। सो इंडिया डज केयर अ लॉट अबाउट वर्ल्ड ओपिनियन, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वर्ल्ड। ये G20 में जो खर्चे हो रहे हैं वगैरह, दीज आर ऑल टू इंक्रीज इंडिया स्टैचर इन द इंटर। सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू दैट। प्लस आप देखें इंडिया हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ नॉट वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स। तो ठीक है, वी कैन पोटेंशियली विन द फाइट बट देयर विल बी अ ह्यूज कॉस्ट टू इट। दूसरी चीज ये है कि ये अजम्पशन के वो लोग खुश हो जाएंगे टू बी इन इंडिया, आई एम नॉट वेरी श्योर। दूसरी चीज ये है कि दैट इज नॉट गोइंग टू एंड द एनिमिटी विद पाकिस्तान, राइट? तो वो एनिमिटी अब और गहरी हो जाएगी और फिर मुसलसिल कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तीसरी चीज ये है कि क्या आप खाली जमीन लेंगे और लोगों को भगा देंगे, यानी आप कॉन्कर भी करेंगे और एथनिक क्लेंजिंग भी करेंगे, या वी विल इंक्रीज द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर? तो हाँ, ये मुझे भी सवाल होता है ना कि आज के ज़माने में कोई कैसे कर सकता है, वो भी एक इंडिया जैसी कंट्री में। हाँ, तो अगर लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स अगर इंडिया में आ जाते हैं और तो कश्मीर में ये परसेप्शन के तो मुस्लिम डेमोग्राफी को डाइल्यूट किया जा रहा है कश्मीर में, वो उसका उल्टा हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन फिर मुसलमानों का बढ़ जाएगा कश्मीर में। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज प्रैक्टिकल इश्यूज। रेटोरिकल पर्पसेस के लिए हो सकता है कि इलेक्शन में भी ये मुद्दा उठे। ऑलरेडी यू कैन सी कि ना सिर्फ आरएसएस के लीडर ने इस बात को कहा, किसी ने एक इंडियन नॉर्दर्न आर्मी के जनरल से भी ये सवाल पूछा था, एंड हिज आंसर वाज दैट वी आर रेडी if the government decides to do it. So it is operationally, India is now capable of doing that, but the politics, I'm sure, is not really in that direction. और देखिए, अगर सडनली इंटरनेशनल ओपिनियन इंडिया के खिलाफ हो जाता है ना, सैंक्शंस अगर लग गए ट्रेड वगैरह पे, तो ये जो इकोनॉमिक बूम हो रहा है वो बहुत ही जल्दी से तेजी से इट कैन गो टुवर्ड्स नेगेटिविटी। जिस तरह से लोग चाइना के बारे में बात करते हैं जैसा कि चाइना एकदम गायब हो गई है फाइनेंशियली, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल, बट वो हो सकता है। आपको याद होगा, अगर आप 4-5 साल पहले टर्की के बारे में पढ़े तो इतनी धूम थी कि टर्की की इकोनॉमी बूम हो रही है, ये हो रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जब 2008 में टर्की गया था तो लीरा वाज 2 पर डॉलर, और इस लास्ट ईयर हम गए थे टर्की तो इट्स नियरली 20 पर डॉलर। तो एकदम वेल्थ का जो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इकोनॉमी काफी रैपिड डिक्लाइन हुआ है टर्किश इकोनॉमी का पिछले 2 साल में। सो एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर यूजुअली ट्रिगर्ड बाय वॉर। War is not the solution, of course. ये और बात है कि पाकिस्तान अगर हिमाकती से अटैक कर लेता है इंडिया को तो देन तो फिर तो चुप कोई भी नहीं बैठ सकता है। हाँ, then you can do it and the world will also support you. अच्छा, एक मेरा सवाल डॉक्टर खान आपसे ये है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो बना था वो टू नेशन थ्योरी के बेस पर बना था, और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश उससे निकला बाहर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक देश, एक कंट्री जो एक इस्लामिक सुप्रीमेसी के आधार पर बना हो या इंडिया से नफरत के आधार पर बना हो, वो एक वन पॉइंट एजेंडा पर किस तरह से सरवाइव कर सकता है? देखिए अंबर जी, मैं आपके वो कैरेक्टराइजेशन से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। आई थिंक इट इज पाकिस्तान वाज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी। I think Pakistan was created from a feeling of insecurity and inferiority by Muslim elite. तो जो मुस्लिम एलिट थी उस जमाने की, खासतौर से जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे, उनकी तो इकोनॉमिक वजूहात थे। नेहरू साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि वी विल हैव लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो जागीरदारी खत्म हो जाने वाली थी। तो अब पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री आई थिंक इन द वर्ल्ड जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ है। और अगर आप नवाज शरीफ को देख लें तो ही इज नॉट ओनली अ लैंडलॉर्ड बट आल्सो द इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी एक छोटी सी एलीट हैज कंट्रोल द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो एक तो वो बड़े खुदगर्ज, मतलब मेरे एक दोस्त ने मजाक से कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना इज जस्ट द लॉयर ऑफ द लैंडेड क्लास, कि जो जिनके पास जमीन है उनका वो वकील था। तो ही वाज नॉट रियली ए विजनरी लीडर फॉर द कम्युनिटी। तो
दूसरी चीज ये है कि वो डरते थे कि दे विल बी डोमिनेटेड बाय द हिंदू एलीट एंड सो वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, तो उनके जो सोशल प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाएंगे। देखिए मिसाल के तौर पे देखिए आप बिलावल भुट्टो को ले लें, ही इज इन हिज 30s एंड द अजम्पशन इज ही इज वन डे गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर रीयूनिफिकेशन हो जाता है तो द बेस्ट ही कैन होप टू बी इज एन एमपी फ्रॉम सिंध ना पाकिस्तान। उसके अलावा और क्या मतलब लाइक विद दिस विजन एंड दिस इंडिया में वो और क्या मतलब उससे ज्यादा उनको अगर आई मीन if his party has regional influence then maybe उनको एक second state ministership ये वो शायद मिल जाए इंडिया के कैबिनेट, बट beyond that he cannot hope to go। तो इस तरह से यही सिनेरियो से वो दैट पर्टिकुलर एलीट वाज अफ्रेड। तो मुझे लगता है कि it is not out of superiority but it is out of inferiority that they left। it is like saying कि भाई अगर मैं इनके साथ क्रिकेट खेलूंगा तो जूते पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं खेलूं ही ना, यू नो। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग। प्लस अगर आप देखें जो जो पाकिस्तान मूवमेंट में जो लीडरशिप थी इट वाज वेरी स्मॉल, और दो तीन leaders थे, so they were I don't think they looked at it from a very long term perspective। और अल्टीमेटली उन्होंने उनका ही नुकसान कर लिया देखे आप, बिकॉज ये जो इंडिया का ग्रोथ हो रहा है आई कैन गारंटी यू कि अगर इंडिया कोई ऐसा फूलिश स्टेप ना ले ले विच इज लाइक ए सेल्फ गोल, इस तरह का जंग करके, या आजकल मैं देख रहा था जयशंकर के खिलाफ जो बातें हो रही थी कि चाइना से कैसा डर गया, या इस तरह से ना वो चने के झाड़ पे चढ़ाना कहते हैं, तो वो जाके या चाइना से जंग शुरू कर दे, इस तरह की अगर बेवकूफ़ी ना करे डोमेस्टिकली अगर आई जनरल। डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि मोदी जी साफ कहते हैं कि इस एरा में जंग करना जी एक हाँ। हिमाकत भी होगी ऑफ कोर्स। हाँ बट देयर इज अ लॉट ऑफ दिस टॉक ना लाइक रीयूनिफिकेशन, अगर इस तरह की चीजें ना करा तो इंडिया। हाँ, आप हम लोग क्या बात करते हैं और सरकार की क्या पॉलिसी है, वो क्या कदम तो, उठाने वाले हैं, दैट तो इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। इंडिया की जो ग्रोथ है इट इज गोइंग टू बी स्टडी फॉर द नेक्स्ट 30-40 इयर्स। अगर डिस्टर्ब ना हो तो इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बर्तानिया को देख लें, ब्रिटेन को, ब्रिटेन के पिछले 1945 से ब्रिटेन इज जस्ट लूजिंग, जैसा इंडिया की बैटिंग हुई ना आज उसी तरह से उस तरह से इंग्लैंड की इकोनॉमी, इसका पावर वैसे ही चल रहा है पूरी ये सेंचुरी से। उसके बावजूद इट इज स्टिल हैज अ वीटो पावर। इट इज नाउ द स्टिल द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। छोटा सा पॉपुलेशन है, 60-62 मिलियन उसका पावर, 6 करोड़ उसकी आबादी है मेरे ख्याल से। शायद आंध्र प्रदेश का उससे ज्यादा, मतलब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश जो मैं छोड़कर आया था तो उससे उसका पॉपुलेशन शायद बर्तानिया से बड़ा होगा। सो इन स्पाइट ऑफ दैट देखें आप, ब्रिटेन इज स्टिल वन ऑफ द मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड ना। तो इस तरह का डोमिनेशन सेंचुरीज चलता है, तो इंडिया वंस इज गेट्स आउट ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस, खासतौर से जो कॉलोनियल इंग्लैंड ने इंडिया को लूटा था उसका जो रिकवरी अगर हो गई, then India is not going to go back, inshallah. It will stay on top for centuries. तो पाकिस्तान is potentially missing this बस। ट्रेन निकल गई है स्टेशन से, अब उनके पास चांस है भाग के पकड़ लें या फिर देखते रह जाएं। और वो देखते रहेंगे, निकल गए, ट्रेन पहुंच गई दूसरे देश, उनको पता ही नहीं अभी तक कि ट्रेन मिस भी हो गई है। जी। अच्छा डॉक्टर खान, मेरा ये आपसे जानना है, सिंस आपने हमने ये ट्रेन निकलने वाली बात अभी निकल के आई है कि आपको क्या लगता है कि या कितनी उम्मीद आपको लगती है कि पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं जहां पर हमें पॉलिटिक्स हो या फिर आम लोग हो, वहां पर बहुत ज्यादा इस्लाम का वर्चस्व हमें नजर आता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इससे बाहर निकलकर एक नेशन स्टेट या फिर हम कहें एक इस तरह के स्टेट बन पाएगा जहां पर हम डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म देख पाएंगे और एक इस तरह की मॉडर्न और प्रोग्रेसिव स्टेट बनेगा जैसे कि टर्की है, इस तरह की कोई उम्मीद नजर आती है आपको? देखिए मेरी एक थीसिस ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है इफ दे आर डिलीवरिंग पब्लिक गुड्स, यानी अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं 3-4 साल तक और आपने इकोनॉमिक हालात इंप्रूव कर दिया, इन्फ्लेशन को आपने नीचे लेके चले गया, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे लेके चले गया, एवरेज इनकम,
तो जब दूसरा इलेक्शन आता है तो यू हैव अचीवमेंट्स टू टॉक अबाउट। जब गवर्निंग अचीवमेंट्स नहीं होते हैं तो या तो रिलीजन या रेस की तरफ पलट जाते हैं। तो वेस्ट में xenophobia, एंटी इमिग्रेशन बातें शुरू हो जाती। आई वांट माय कंट्री बैक, आई वांट टू सेव माय कंट्री बैक, अमेरिका फर्स्ट, इस तरह की बातें शुरू हो जाती। इफ यू डोंट हैव अचीवमेंट्स ऑन द गवर्निंग साइड, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, बिकॉज द लीडर्स हैव always failed so consistently for a long time, वो मुसलसल मजहब का सहारा लेते रहे। जियाउल हक के जमाने से, एटलीस्ट जियाउल हक हैड अ वेरी इस्लामिस्ट विजन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अफगानिस्तान में भी, इधर भी। बट इमरान खान वगैरह कितना सुपरफिशियल बातें करते हैं। मुझे हैरत होती है कि आई कैन गारंटी यू, जो मैं इंट्रो टू इस्लामिक का क्लास जो पढ़ाता हूँ, आई डोंट थिंक इमरान विल पास दैट क्लास। आई गारंटी यू, मैं अगर वो मेरा बेसिक क्लास जो ऑर्डिनरी अमेरिकन बच्चे हु आर नॉट मुस्लिम्स, हु आर नेवर हर्ड ऑफ इस्लाम, वो आके क्लास लेते हैं मेरे साथ, वो बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे प्रोबेबली नो मोर अबाउट इस्लाम देन इमरान खान नोज। बट ही नोज कि दिस इज माय फॉल बैक प्लान। इफ आई हैव, दो ही चीजें थी उनकी। तालिबान खान इसलिए कहते थे बिकॉज ही वाज यूजिंग रिलीजन टू सॉर्ट ऑफ लेजिटिमाइज एंड प्रॉप हिम, और वो एंटी वेस्टर्निज्म और एंटी अमेरिकनिज्म, वही दो मुद्दे थे उनके पास। बिकॉज ही हैड नो अचीवमेंट्स टू शो। अगर वो अचीवमेंट्स होते तो आप साफ कह दें। और ये रिलीजन का चक्कर इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब इट इज कॉन्स्टेंटली ऑन ए डेली बेसिस रेटोरिकल हो रही। अभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया है अबाउट रिलीजन, किसी साहब ने कुछ पिटिशन किया था। सो द थिंग इज के वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया के वजह से, और हेट्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है पॉलिटिक्स में। बट आई थिंक कि इफ द गवर्नमेंट एंड लीडर्स हैव समथिंग पॉजिटिव टू डिलीवर, सो व्हेन वी लुक एट पीपल जो जिस तरह रिलीजन और रेस का इस्तेमाल वो अगर करना शुरू कर दें, तो ये समझ लें कि दे आर ऑलरेडी फेल्ड लीडर्स, दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, और अब वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो वोट हासिल कर सके। तो पाकिस्तान का ये मसला रहा कि 1960s 70s में दे डिड वेरी वेल इकोनॉमिकली, लेकिन 71 के बाद से वो अलग जब हो गए, कभी मैं सोचता हूँ कि मैं डेटा निकाल के देखूं, वाज पाकिस्तान डूइंग वेल before 1970 because it was exploiting East Pakistan. इधर की दौलत उधर शिफ्ट कर रहे थे। बट 71 के अभी बाद, भी वही होता है। अब 71 के बाद 80 के बाद से दे हैव नॉट डन वेरी वेल एट ऑल। हालांकि ग्लोबलाइजेशन का पूरा, ग्लोबलाइजेशन इज कमिंग टू एन एंड नाउ, लेकिन जो 90s से जो ग्लोबलाइजेशन में जैसा चाइना और इंडिया प्रोग्रेस करे हैं, काफी दूसरी कंट्री, आयरलैंड को ले लें आप, आयरलैंड यूज्ड टू बी द पुअरेस्ट country in Europe, is now one of the richest countries in Europe. All of these have ridden the bandwagon of globalization and done well. Pakistan has missed it. तो मुझे नहीं लगता कि it is they need to लेकिन दूसरी चीज ये हो गई है कि वो जो पब्लिक को जो रेडिकलाइज कर दिया ना रिलीजियसली, पब्लिक जो रिलीजियसली रेडिकलाइज हो जाती है, वो उससे द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पॉलिटिकल रिलीजियस वायलेंस इज वेरी इजी। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप दूध ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है, जल्दी से जल्दी चाय जल्दी बन जाती नहीं अगर दूध ऑलरेडी चूल्हे पर है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि ऑलरेडी पब्लिक में आपने हेट्रेड, और पब्लिक में जिस तरह के अब ये जो एपिसोड हुआ था उस बंदे को उन्होंने लिंच किया था, लेकर पुलिस स्टेशन से निकाल कर मारा ना, तो व्हाई डिडंट द गवर्नमेंट फाइंड एवरी वन ऑफ देम, यू नो, हर एक बंदे को जो जो वीडियोस में एटलीस्ट उनको ढूंढ के निकाल कर उन पे मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए, बिकॉज दे आर मर्डरर्स। बट वो फ्री में फिर रहे हैं, वो भी दे आर लाइक डोमेस्टिक टेररिस्ट, उन पे कोई चांस नहीं होता। अब आप देखें मेरे ट्विटर पे लोग आते हैं और रोजमर्रा लाइक दे आर डिफेंडिंग वायलेंस टू किल ऑल मुस्लिम। अब मैंने एक बंदे ने जेनोसाइड की कॉल की अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, तो जो जिस तरह से पब्लिक इज सेइंग नहीं दिस इज अंडरस्टैंडेबल, तुम लोगों ने 500 साल पहले ये किया, 200 साल पहले ये किया,
तो अगर इस तरह का रेडिकलिज्म बढ़ते गया, देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वायलेंस बिकम्स लेसर एंड लेसर. अगर लीडर्स उसको दबा देना, एंड द इंटेलेक्चुअल लीडर्स सोसाइटी में ये बात नॉर्म बन जाए कि इस तरह की बातें करना आपकी जहालत, आपकी हेट्रेड का निशानी है, नॉट जस्टिफाइबल, देन वो दूध का उबाल जरा नीचे आता है, देन वायलेंस बिकम्स फर्दर एंड फर्दर अवे. So Pakistan has become the victim of its own radicalization. वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए जो रेटरिक उनके लीडर्स ने यूज किए हैं, दैट इज नाउ बैकफायरिंग एट होम. Absolutely right. Or I would like to thank you for joining us in our today's episode and putting a light on a very important point. Thank you so much once again. And Thank Jai you. Hind, Jai Bharat. Thank you very Thank much. you.